Hello दोस्तों, दिस इज सुजीत एंड आई परस्यू बीएड फ्रॉम अरावली कॉलेज ऑफ एडवांस स्टडी इन एजुकेशन। आज हम एक ऐसा टॉपिक करने वाले हैं जो कि सीटेट के एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और सीटेट में कई बार इस टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे ही जाते हैं। तो स्टार्ट करते हैं आज का अपना टॉपिक जिसका नाम है क्रिएटिविटी। तो जैसा कि आपने बहुत से लोगों के मुंह से क्रिएटिव वर्ड सुना होगा, जैसे कि ये बच्चा आर्ट में बहुत ज़्यादा क्रिएटिव है, ये बच्चा स्पोर्ट्स में बहुत ज़्यादा क्रिएटिव है, ये बच्चा पोएम बहुत अच्छे लिखता है, उसमें अच्छा ज़्यादा ज़्यादा क्रिएटिव है, ये टीचर बहुत अच्छा क्रिएटिव है, बच्चों को बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कर पाता है, बहुत अच्छे से पढ़ाता है, क्योंकि टीचिंग भी क्रिएटिविटी का ही पार्ट है। आई नो दैट कि आप सभी लोग इस वर्ड से फ़ैमिलियर हो, बट आज हम बात करेंगे कि क्रिएटिविटी का असली मतलब क्या होता है। तो क्रिएटिविटी यानी सृजनात्मकता का मतलब होता है कुछ क्रिएट करना, कुछ बनाना या फिर कह लो निर्माण करना। पर ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि किसी भी अरे-गरे चीज़ का निर्माण कर देना, बल्कि क्रिएटिविटी का मतलब है कि किसी नॉवल चीज़ का निर्माण करना। नॉवल का मतलब होता है कि एक ऐसी वस्तु का निर्माण करना जो आज तक कभी ना देखी गई हो, ना कभी बनाई गई हो, ना कभी उसके बारे में सोचा गया हो, ना वो कभी यूज़ की गई हो। ठीक है? तो क्रिएटिविटी का मतलब होता है कि ऐसी चीज़ का निर्माण करना जो कि नोवेल हो और वो यूज़फुल भी होनी चाहिए हमारे एनवायरनमेंट के लिए। यानी फिर से समझें, तो क्रिएटिविटी का मतलब होता है कुछ नोवेल चीज़ का निर्माण करना जो कि यूज़फुल भी हो हमारे एनवायरनमेंट के लिए। ऐसा नहीं कि कुछ भी अरी-गरी चीज़ ली और निर्माण कर दिया। मान लो जैसे कि तुमने पानी में मिट्टी को मिला दिया और कह दिया कि ये लो जी मैंने कीचड़ का निर्माण कर दिया। तो कीचड़ कोई क्रिएटिविटी थोड़ी होती है, भला ये किसके यूज़फुल होती है? ठीक है, तो क्रिएटिविटी वो चीज़ होती है जो किसी के यूज़फुल भी हो और नॉवेल भी हो। तो जैसा कि आप यहाँ पे टू व्हीलर साइकिल्स देख रहे हो, किसी क्रिएटिव पर्सन ने इस टू व्हीलर साइकिल को वन व्हीलर साइकिल में रीअरेंज कर दिया, फिर कह लो मॉडिफाई करके वन व्हीलर साइकिल बना दिया। और इस टाइप की साइकिल आपने टीवीज़ में देखी होंगी, फिल्मों में देखा होगा या फिर मैजिशियन के पास इस टाइप की साइकिल्स देखी होगी। तो इस टाइप की चीज़ों को हम क्रिएटिविटी कहते हैं, जो कि किसी के लिए यूज़फुल भी हो और नॉवेल भी हो। और या फिर आप चाहो तो कोई लोगो बना सकते हो किसी भी कंपनी के लिए, या फिर किसी भी जगह के लिए कोई लोगो बना सकते हो किसी भी ऑब्जेक्ट को लेकर। जैसे कि यहाँ पे बनानास को लेकर लाइक का लोगो बनाया गया है, तो इस टाइप की चीज़ें क्रिएटिविटी कहलाती हैं। अब बात करते हैं डेफिनेशंस ऑफ क्रिएटिविटी के बारे में। तो अलग अलग साइकोलॉजिस्ट ने अलग अलग तरह की डेफिनेशंस दी थी क्रिएटिविटी को लेकर, पर यहाँ पे हम कुछ डेफिनेशंस की बात करेंगे। जैसे कि ट्रेवदल का कहना था कि क्रिएटिविटी इज़ द कैपेसिटी ऑफ अ पर्सन टू प्रोड्यूस समथिंग। यानी कि क्रिएटिविटी एक ऐसी कैपेसिटी है किसी पर्सन की जो कि कुछ प्रोड्यूस करवाती है। आइदर इट्स कंपोजिशन, प्रोडक्ट्स और आइडियाज़। वो कुछ भी हो सकता है, वो कंपोजिशन भी हो सकता है, वो प्रोडक्ट्स भी हो सकता है, फिर आइडियाज़ भी हो सकते हैं, विच आर एसेंशियली न्यू। और वो न्यू भी होनी चाहिए, ऐसे नहीं कुछ पुरानी चीज़ होनी चाहिए, न्यू और नॉवल भी होनी चाहिए। एंड प्रीवियसली अननोन टू द प्रोड्यूसर। और वो एक ऐसी चीज़ होनी चाहिए जो प्रोड्यूसर है वो भी ना जानता हो। यानी कि जो प्रोड्यूसर है उसने खुद भी आज तक ऐसी किसी चीज़ को ना देखा हो। इस पूरे प्रोसेस को हम कहते हैं क्रिएटिविटी। अब आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं कि सेकंड डेफिनेशन क्या कहती है। सेकंड डेफिनेशन कहती है कि क्रिएटिविटी इज़ द प्रोसेस विच रिजल्ट इन नॉवल वर्क दैट इज़ एक्सेप्टेड एज अ टेनेबल टू यूज़फुल। वही बात जो मैंने पहले कही थी कि क्रिएटिविटी का जो रिजल्ट है वो नॉवल होना चाहिए। यानी कि ऐसी चीज़ जो कि आज तक हमने ना कभी देखी हो, ना कभी बनाई हो, ना कभी सोची हो, और वो यूज़फुल भी होनी चाहिए। अब बात करते हैं मोस्ट इम्पॉर्टेंट डेफिनेशन के बारे में जो कि जेपी गिलफर्ड ने दिया था। जेपी गिलफर्ड का कहना था कि द क्रिएटिव प्रोसेस इज़ एनी प्रोसेस बाय विच समथिंग न्यू इज़ प्रोड्यूस। कि क्रिएटिव एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें कुछ नया प्रोड्यूस होता है। एन आइडियाज़ और एन ऑब्जेक्ट इंक्लूड अ न्यू फॉर्म। वो कुछ भी आइडियाज़ हो सकता है या कोई ऑब्जेक्ट हो सकता है जो कि न्यू फॉर्म में बनाया गया हो। और अरेंजमेंट ऑफ ओल्ड एलिमेंट, या फिर किसी ओल्ड एलिमेंट को अरेंज करके या फिर रीअरेंज मॉडिफाई करके आप कुछ नया बना सकते हो, वो भी क्रिएटिविटी कहलाता है। जैसा कि आप यहाँ पे टायर देख रहे हो, टायर को मॉडिफाई करके या फिर कह लो कि अरेंज करके कॉफ़ी टेबल में कन्वर्ट किया गया है, तो इस टाइप की चीज़ों को हम क्रिएटिविटी कहते हैं और ये यूज़फुल भी है। ठीक है ना? तो इस पूरे प्रोसेस को हम क्रिएटिविटी कहते हैं। आई होप आप लोग समझ चुके होंगे कि क्रिएटिविटी क्या होती है। और जेपी गिलफर्ड का ये भी कहना था कि क्रिएटिविटी के अंदर डाइवर्जेंट थिंकिंग इन्वॉल्व होती है, और जो भी क्रिएटिव पर्सन होता है उसके अंदर चार विशेषताएं ज़रूर पाई जाती हैं: फ्लुएंसी, फ्लेक्सिबिलिटी, ओरिजिनलिटी और इलेबोरेशन।
इन सभी पॉइंट्स को हम एक-एक करके जानेंगे और डीपली अंडरस्टैंडिंग करेंगे इन सभी पॉइंट्स के ऊपर। तो सबसे पहले समझते हैं कि डाइवर्जेंट थिंकिंग क्या होती है। पर डाइवर्जेंट थिंकिंग को समझने से पहले हमें कन्वर्जेंट थिंकिंग और डाइवर्जेंट थिंकिंग को एक साथ समझना पड़ेगा, एक साथ कंपेयर करना पड़ेगा, तभी ये चीज़ अच्छे से समझ में आ पाएगी। तो अब बात करते हैं अपसारी चिंतन यानी कि डाइवर्जेंट थिंकिंग क्या होती है। डाइवर्जेंट थिंकिंग में बच्चा हमेशा आउट ऑफ द बॉक्स सोचता है, हमेशा ही आउट ऑफ द बॉक्स सोचता है, यानी कि उसके पास एक प्रॉब्लम के लिए मल्टीपल सॉल्यूशंस होते हैं। वो एक प्रॉब्लम के लिए मल्टीपल आइडियाज़ को ढूँढता है। अगर एक एग्जांपल से समझें, अगर मैं आपसे पूछूं कि आप किन दो संख्याओं को जोड़ोगे कि 10 आ जाएं, तो आपके आंसर्स क्या क्या होंगे? आप कहोगे कि हो सकता है 2 प्लस 8 10 हो सकता है, 5 प्लस 5 10 हो सकता है, 7 प्लस 3 10 हो सकता है। मीन्स आप मल्टीपल्स आंसर दोगे इस क्वेश्चन के लिए। तो यहाँ पे आपने कौन सी थिंकिंग का यूज़ किया? अपनी डाइवर्जेंट थिंकिंग का यूज़ किया ना। यानी कि डाइवर्जेंट थिंकिंग और कन्वर्जेंट थिंकिंग हर किसी के अंदर होती है, बस बात होती है उसे यूज़ करने की। जो बच्चा अच्छे से और ज़्यादा यूज़ कर पाता है, हम कहते हैं वो बहुत ज़्यादा क्रिएटिव है। जो कम यूज़ कर पाता है वो कम क्रिएटिव है, पर क्रिएटिविटी हर किसी के अंदर होती है। पर जो बच्चा बहुत ज़्यादा क्रिएटिव होता है वो एक प्रॉब्लम के लिए किसी एक आंसर को, एक पर्टिकुलर आंसर को नहीं ढूंढता, बल्कि बहुत सारे आइडियाज़ लगाता रहता है, बहुत सारे आंसर्स को ढूंढता रहता है। ठीक है। अब बात करते हैं कन्वर्जेंट थिंकिंग, अभिसारी चिंतन के बारे में। अभिसारी चिंतन जो है वो इंटेलिजेंट बच्चों में पाई जाती है, और इस टाइप की थिंकिंग में बच्चा इन द बॉक्स सोचता है। उसके पास एक कई सारे प्रॉब्लम्स के लिए एक फिक्स सोल्यूशन होता है। मीन्स कई सारे फैक्ट्स के लिए वो एक सोल्यूशन को ढूंढता है। एक एग्जांपल से समझते हैं, जैसे कि अगर मैं आपसे ये कहूँ कि 2 प्लस 2 कितना होता है, तो आप कहोगे 4 होता है। मैं कहूँ कि 3 प्लस 3 कितना होता है, तो 6 होता है। 4 प्लस 4 8 होता है। तो आपने यहाँ पे किस टाइप की थिंकिंग का यूज़ करा? ऑब्वियसली कन्वर्जेंट थिंकिंग का यूज़ करा ना, क्योंकि आपके पास एक फिक्स सोल्यूशन था। 2 प्लस 2 4 होता है, ये फिक्स्ड है, 4 होता है। क्या और भी कुछ आंसर हो सकता है इसका? नहीं। जबकि डाइवर्जेंट थिंकिंग में क्या था कि सॉल्यूशंस बहुत सारे थे प्रॉब्लम के, पर यहाँ पे हर प्रॉब्लम का एक फिक्स सोल्यूशन है। 2 प्लस 2 हमें पता है 4 होता है, तो 4 होता है, फिक्स है ये। ठीक है, एक और एग्जांपल समझते हैं, जैसे कि अगर मैं आपसे ये कहूँ कि इंडिया का कैपिटल क्या है, तो ऑब्वियसली आप बताओगे कि दिल्ली। ठीक है, तो ये फिक्स सोल्यूशन है। तो इस टाइप की थिंकिंग में हम अपनी इंटेलिजेंस को यूज़ करते हैं। ठीक है, तो इस टाइप की थिंकिंग इंटेलिजेंस में यूज़ की जाती है। ठीक है, इंटेलिजेंट बच्चे इस टाइप की थिंकिंग को यूज़ करते हैं, और क्रिएटिव बच्चे डाइवर्जेंट थिंकिंग को यूज़ करते हैं। डाइवर्जेंट थिंकिंग का जो सेकंड पॉइंट है वो है ओपन एंडेड सॉल्यूशन। ओपन एंडेड सॉल्यूशन का मतलब है कि कोई एक फिक्स सॉल्यूशन ना होना, मल्टीपल सॉल्यूशंस होना है हर प्रॉब्लम का। ठीक है, और कन्वर्जेंट थिंकिंग का जो सेकंड पॉइंट है वो है क्लोज एंडेड सॉल्यूशन। क्लोज एंडेड सॉल्यूशन का मतलब है हर प्रॉब्लम का एक फिक्स सॉल्यूशन होना। ठीक है। अगर बात करें इनके डेफिनेशन की, तो डेफिनेशन कहती है कि डाइवर्जेंट थिंकिंग इन्वॉल्व्स क्रिएटिव जनरेशन ऑफ ए मल्टीपल आंसर टू ए सेट प्रॉब्लम। मीन्स हर सेट ऑफ प्रॉब्लम के लिए मल्टीपल आंसर्स को जनरेट करना डाइवर्जेंट थिंकिंग कहलाता है। अगर कन्वर्जेंट थिंकिंग की बात करें, तो कन्वर्जेंट थिंकिंग इन्वॉल्व्स एमिंग फॉर अ सिंगल करेक्ट सॉल्यूशन टू ए प्रॉब्लम। मीन्स हर प्रॉब्लम के लिए एक सिंगल और करेक्ट आंसर्स होता है। मीन्स सॉल्यूशन मीन्स प्रॉब्लम तो बहुत सारी होती हैं, पर हर प्रॉब्लम का एक फिक्स सॉल्यूशन होता है किसमें? कन्वर्जेंट थिंकिंग में। और कन्वर्जेंट थिंकिंग हमें इंटेलिजेंट बच्चों में देखने को मिलती है, और डाइवर्जेंट थिंकिंग हमें क्रिएटिव बच्चों में देखने को मिलती है। हालांकि डाइवर्जेंट थिंकिंग और कन्वर्जेंट थिंकिंग दोनों ही एक दूसरे से सेपरेटेड हैं, बट कहीं ना कहीं जो डाइवर्जेंट थिंकिंग है वो कन्वर्जेंट थिंकिंग पर डिपेंड करती है, क्योंकि क्रिएटिविटी के लिए इंटेलिजेंस का होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, आईक्यू लेवल का होना ज़रूरी है। माना जाता है कि जो भी मेंटली रिटार्डेड बच्चे होते हैं वो क्रिएटिव नहीं होते, क्योंकि क्रिएटिविटी के लिए आईक्यू लेवल का होना ज़रूरी है, बच्चे का इंटेलिजेंस होना ज़रूरी है। इसलिए हम ये कह सकते हैं कि इंटेलिजेंस जो क्रिएटिविटी है वो इंटेलिजेंस पे डिपेंड है। अब बात करते हैं एलिमेंट्स ऑफ क्रिएटिविटी के बारे में। तो जैसा कि जेपी गिलफर्ड ने बताया था कि जो भी बच्चा क्रिएटिव होता है उसमें 4 खूबियाँ पाई जाती हैं: फ्लुएंसी, फ्लेक्सिबिलिटी, ओरिजिनैलिटी और इलैबोरेशन। पहले बात करते हैं फ्लुएंसी क्या होती है। फ्लुएंसी यानी कि धारा प्रवाहिता। फ्लुएंसी का मतलब होता है कि मैक्सिमम नंबर ऑफ़ आइडियाज़ के बारे में सोचना। आपने देखा होगा कि जो बच्चे क्रिएटिव होते हैं, जब वो कुछ नया क्रिएट करने वाले होते हैं, तो वो मैक्सिमम नंबर ऑफ़ आइडियाज़ के बारे में सोचते हैं कि ये चीज़ मैं अगर ऐसे करूँ तो ऐसी दिखेगी, ऐसे बनाऊँ तो ऐसी दिखेगी, ऐसा करूँ तो ऐसी बनेगी।
ठीक है, इसी को हम कहते हैं फ्लुएंसी, जहाँ पर आप मैक्सिमम नंबर ऑफ़ आइडियाज़ के बारे में सोचते हो, और ये एबिलिटी क्रिएटिव बच्चों में पाई जाती है। और जो सेकंड एलिमेंट है वो है फ्लेक्सिबिलिटी, यानी विविधता। फ्लेक्सिबिलिटी का मतलब होता है वैरायटी इन आइडियाज़ के बारे में सोचना, यानी कि एक ही तरह के आइडियाज़ के बारे में ना सोचकर डिफरेंट डिफरेंट टाइप के आइडियाज़ के बारे में सोचना। जो भी क्रिएटिव बच्चे होते हैं वो मैक्सिमम नंबर ऑफ़ आइडियाज़ के बारे में तो सोचते ही हैं, पर उनके सारे आइडियाज़ एक दूसरे से डिफरेंट होते हैं। उनके अंदर ये एबिलिटी होती है कि वो मैक्सिमम नंबर ऑफ़ आइडियाज़ के बारे में भी सोच सकें और सारे आइडियाज़ एक दूसरे से डिफरेंट भी हो। उनकी इसी एबिलिटी को फ्लेक्सिबिलिटी कहते हैं। और जो थर्ड एलिमेंट है वो है ओरिजिनैलिटी, यानी मौलिकता। ओरिजिनैलिटी का मतलब होता है अपने ही यूनिक थॉट के बारे में सोचना, किसी की कॉपी ना करना। मीन्स जो यूनिक बच्चे होते हैं, जो क्रिएटिव बच्चे होते हैं, वो हमेशा ही अपने थॉट्स को जनरेट करते हैं, वो किसी के थॉट्स की कॉपी नहीं करते। ठीक है, इसी एबिलिटी को हम ओरिजिनैलिटी कहते हैं। और जो फोर्थ एलिमेंट है वो है इलैबोरेशन, यानी कि विस्तारण। इलैबोरेशन का मतलब होता है किसी भी चीज़ को विस्तार में जानना, यानी कि जो क्रिएटिव बच्चे होते हैं वो अपना एक अलग पॉइंट ऑफ व्यू लगाकर किसी भी चीज़ के बारे में विस्तार से बताते हैं। ठीक है, तो ये थे हमारे सभी एलिमेंट्स जिसे हम कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ क्रिएटिविटी भी कह सकते हैं, जो कि क्रिएटिव बच्चों के अंदर पाई जाती है। अब बात करते हैं क्रिएटिविटी की विशेषताओं के बारे में। तो इसमें जो सबसे पहला पॉइंट है वो है क्रिएटिविटी प्रोड्यूस समथिंग न्यू। क्रिएटिविटी हमेशा कुछ ना कुछ नया प्रोड्यूस करवाती है, ये हमने पहले ही पढ़ चुका है। जो सेकंड पॉइंट है वो है इमेजिनेटिव प्रोसेस। क्रिएटिविटी एक इमेजिनेटिव प्रोसेस है जिसमें इमेजिनेशन पावर का काफ़ी ज़्यादा यूज़ किया जाता है। जो भी क्रिएटिव बच्चे होते हैं उनके अंदर कमाल की इमेजिनेशन पावर होती है। वो हर चीज़ को एक अलग तरीके से देखते हैं, एक अलग नज़रिए से देखते हैं। और जो थर्ड पॉइंट है वो है क्रिएटिविटी इज़ यूनिवर्सल। यूनिवर्सल का मतलब होता है सर्वव्यापक, यानी कि क्रिएटिविटी किसी एक पर्टिकुलर व्यक्ति में नहीं पाई जाती बल्कि सभी व्यक्तियों में पाई जाती है। क्रिएटिविटी के लिए किसी कास्ट, किसी रिलीजन का होना ज़रूरी नहीं है, बल्कि ये हर किसी व्यक्ति के अंदर होती है क्रिएटिविटी। बस बात होती है यूज़ करने की। जो व्यक्ति ज़्यादा यूज़ करता है वो ज़्यादा क्रिएटिव बन जाता है। ठीक है, और जो फोर्थ पॉइंट है वो है क्रिएटिविटी इज़ इनेट एज वेल एज एक्वायर्ड। जो क्रिएटिविटी है वो जन्मजात भी होती है और एक्वायर्ड भी की जाती है। कई बच्चे जन्म से ही बहुत ज़्यादा क्रिएटिव होते हैं और उन्हें हम गॉड गिफ्टेड कहते हैं। और कई बच्चे बाद में क्रिएटिविटी को एक्वायर करते हैं अपने टीचर्स के ज़रिए, अपने फैमिली के ज़रिए, या फिर कह लो अपने फ्रेंड्स के ज़रिए, जहाँ से भी उन्हें मोटिवेशन मिल जाए। और जो फिफ्थ पॉइंट है वो है क्रिएटिविटी कैरीज ईगो इन्वॉल्वमेंट, यानी कि क्रिएटिविटी में हमेशा ईगो इन्वॉल्वमेंट होता है। जो भी बच्चे क्रिएटिव होते हैं वो उन्हें हमेशा ही लगता है कि ये काम मैं कर सकता हूँ या फिर मैं ही कर सकता हूँ। उनमें उनके अंदर एक ईगो वाली फीलिंग आ जाती है। ठीक है, और जो छठा पॉइंट है वो है क्रिएटिविटी कैन नॉट बी सेपरेट फ्रॉम इंटेलिजेंस। ये तो हम पहले ही जान चुके हैं। सातवां पॉइंट है कैपेसिटी टू टेक डिसीजन, यानी कि जो क्रिएटिव बच्चे होते हैं उनके अंदर डिसीजन लेने की कैपेसिटी पैदा हो जाती है। वो हर चीज़ में डिसीजन ले पाते हैं और रिस्क टेकिंग एबिलिटी भी उनके अंदर इम्प्रूव होने लगती है। नौवां पॉइंट है एक्टिवनेस। जो भी क्रिएटिव बच्चे होते हैं वो बहुत ही ज़्यादा एक्टिव होते हैं, वो कभी भी खाली नहीं बैठना चाहते, वो हमेशा कुछ ना कुछ करना चाहते हैं। और जो 10वां पॉइंट है वो है हाई रिटेंशन पावर, यानी कि उनके अंदर सोचने समझने की क्षमता कमाल की होती है। ये कुछ विशेषताएं थी क्रिएटिविटी की। और अब बात करते हैं कि बच्चे की क्रिएटिविटी को किस प्रकार डेवलप किया जाए। तो इसके लिए ओएस बॉर्न ने 1963 में एक कॉन्सेप्ट दिया था, ब्रेन स्टॉर्मिंग। इसमें उन्होंने बताया कि टीचर्स को बच्चे के सामने इस प्रकार के क्वेश्चन रखने चाहिए जिससे कि बच्चा ज़्यादा से ज़्यादा आइडियाज़ के बारे में सोचे, ज़्यादा से ज़्यादा आंसर्स के बारे में सोचे, एक प्रॉब्लम के बहुत सारे सॉल्यूशंस निकालें। वो डिफरेंट डिफरेंट मल्टीपल्स आइडियाज़ के बारे में सोचे और वैरायटी इन आइडियाज़ के बारे में सोचे। तो जैसा कि हमने पीछे एग्जांपल करे थे कि किन दो संख्याओं को जोड़े कि 10 आ जाए, तो बच्चों को इसी टाइप के क्वेश्चन देने चाहिए ताकि वो अपने दिमाग पर जोर डालें और एक प्रॉब्लम के लिए मल्टीपल सॉल्यूशंस को निकालें, जिससे कि उनकी क्रिएटिविटी बढ़ेगी। ठीक है, और बच्चों को स्पोर्ट्स के ज़रिए, डिबेट के ज़रिए, क्विज़ के ज़रिए और ग्रुप डिस्कशन के ज़रिए भी क्रिएटिविटी को बढ़ाया जा सकता है। तो इसी के साथ आज का जो मेरा टॉपिक था वो ख़त्म होता है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ 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 इसे लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करना।
और आगे भी मैं बीएड क्लासेस के लिए इसी तरीके की इंटरेस्टिंग वीडियो लाता रहूँगा। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।